या, नमस्कार भाइयों, मैं टारगेट कंपटीशन क्लासेस से अंकित मौर्य और आज से मैथ स्पेशल वीडियो चालू करने जा रहा हूं। और यह जो वीडियो है उत्तर प्रदेश रेलवे सीजीएल के लिए स्पेशल है। तो देखिए, संख्या पद्धति पहला टॉपिक है, संख्या पद्धति। ठीक, इसमें सबसे पहले हमें कुछ प्रणालियों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पहला दशमलव प्रणाली, दूसरा बाइनरी संख्या, तीसरा ऑक्टल नंबर या ऑक्टल संख्या, और जो चौथा है उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल संख्या। तो सबसे पहले बाइनरी प्रणाली और दशमलव प्रणाली की बात हम करते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम प्रणाली के अंतर्गत जो भी आता है वो सबसे पहले दशमलव प्रणाली है, उसके बाद है बाइनरी संख्या। तो अगर हम बात करते हैं दशमलव प्रणाली, तो देखिए दशमलव प्रणाली और बाइनरी की बात करते हैं। दशमलव प्रणाली और बाइनरी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं दशमलव प्रणाली। इसके अंतर्गत 0 से 9 तक की संख्या शामिल हैं। 0 से 9 तक की संख्या शामिल हैं, और इसी कारण इसका आधार 10 माना जाता है। 10 माना जाता है। दूसरी बात हम करते हैं बाइनरी संख्या की। इसमें 0 से 1 तक की संख्या शामिल है। इसका आधार 2 माना जाता है। बात करते हैं ऑक्टल संख्या की। इसमें 0 से 7 तक की संख्या शामिल हैं। इसका आधार 8 है। एक और है जिसकी बात करते हैं हेक्साडेसिमल। चौथे नंबर की बात करते हैं, ये है हेक्साडेसिमल संख्या। इसमें 0 से 9 तथा A से F तक की संख्या शामिल हैं।
संख्या शामिल हैं, इसका आधार 16 है। 0 से 9 तक में 10 हैं और A से F तक में 6 हैं। तो इस आधार पर टोटल यहाँ पर संख्या कितनी हो गई? 16। अब देखिए अगली बात करते हैं। वर्तमान समय में हम दशमलव प्रणाली पढ़ते हैं। वर्तमान समय में हम दशमलव प्रणाली पढ़ते हैं। इसका आधार 10 है। जैसे 9, 8, 7, 3, 2 को अगर दशमलव प्रणाली में लिखना हो, दशमलव प्रणाली में लिखना हो, तब उसे हम 9.8732 मल्टीप्लाई, याद रखिए इस संख्या को डेसिमल में अगर बदलना है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, और पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया है तो इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, यानी 10 की घात हम क्या लिख देंगे? 4। या फिर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 0.98732 मल्टीप्लाई। अब देखिए इस संख्या को अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो पॉइंट हमने यहाँ लगाया तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10 की घात क्या होगा? 5। ये होता है डेसिमल सिस्टम। इस पद्धति का प्रयोग करते हैं और इसी के अंतर्गत कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, दशमलव प्रणाली के अंतर्गत बात करें तो अंकीय मान या जातीय मान, दूसरे नंबर में अंकीय मान या जातीय मान, और इसी के अंतर्गत हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, तथा इसी में योगात्मक प्रतिलोम, चौथा इसी में गुणात्मक प्रतिलोम भी ज्ञात करते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले अंकीय मान या जातीय मान, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अंकीय मान या जातीय मान। अंकीय मान या जातीय मान मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए किसी से, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा 987981996, एक मिनट बात करते हैं। 7398 में 3 का अंकीय मान, तो ये समझ लीजिए कि 3 का अंकीय मान जो होगा वो 3 होगा। ऐसे ही 6, 3, 8, 7, 9 में 9 का अंकीय मान या आपसे पूछ लिया जाए जातीय मान बताओ, तो ऐसे समझ लीजिएगा 63879 में 9 का अंकीय मान या जातीय मान क्या है, तो जो अंकीय मान है या जातीय मान है वो दोनों एक ही चीज़ होता है, और 9 का अंकीय मान या जातीय मान 9 होगा। ऐसे ही 7 का पूछेगा तो 7 का अंकीय जातीय मान क्या होगा? 7 होगा। 8 का पूछेगा 8 होगा, 3 का पूछेगा 3 होगा, और 6 का पूछेगा तो 6 होगा। ठीक, अब बात करते हैं
बात करते हैं स्थानीय मान। किसकी बात करते हैं? स्थानीय मान। जैसे 7,9,6,8 में पूछ लिया जाए 9 का स्थानीय मान बताइए, तो ऐसे में यह समझ लीजिए कि स्थानीय मान एक तरीके से प्लेस वैल्यू को कहते हैं कि 9 किस स्थान पर बैठा हुआ है। जैसे कहने का मतलब ये देखिए 9 है, यहाँ से इकाई, दहाई और यहाँ क्या सैकड़ा, तो ये हो जाएगा 920। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा? तो आंसर है 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 3, 5, 4, 7 में मान लीजिए पूछ लिया जाए 4 का स्थानीय मान बताइए। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 4 का स्थानीय मान, 4 के नीचे 4 लिखेंगे, जो कुछ बच जाएगा उसके पीछे 0 लगा देंगे, यानी 4 का स्थानीय मान क्या है? 40। जैसे इकाई, दहाई, तो दहाई पे आ रहा है इसलिए इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 40। तो इसका आंसर क्या है? 40। अब देखिए आगे की बात करते हैं। ये हो गया कुछ स्थानीय मान और कुछ अंकीय मान। अब नोट पॉइंट यहाँ पर समझना है। नोट पॉइंट समझ लीजिए, किसी संख्या में इकाई अंक एक ऐसी संख्या है जिसका अंकीय मान या जातीय मान या स्थानीय मान हमेशा एक समान रहेगा। जिसका एक समान, किसी संख्या में इकाई अंक एक ऐसी संख्या है जिसका अंकीय मान या जातीय मान या स्थानीय मान हमेशा क्या रहेगा? एक समान रहेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 93816 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान अगर कोई पूछे तो 6 होगा, लेकिन अगर कह दिया जाए 6 का अंकीय मान, तब भी क्या होगा? 6 होगा। तो मात्र एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या में इकाई अंक एक मात्र ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकीय मान हमेशा क्या रहता है? एक समान रहता है। अब आगे की बात करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे लिखिए 987 बात करते हैं 6.342 में पूछ लिया जाए 3 का स्थानीय मान बताओ। 3 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए, 4 का स्थानीय मान बताओ, पूछ लिया जाए 2 का स्थानीय मान बताओ, ऐसे ही पूछ लिया जाए 9 का स्थानीय मान बताओ, 9 का स्थानीय मान, ऐसे ही पूछ लिया जाए 8 का बता दीजिए, 8 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? दशमलव वाली संख्या चाहे जो भी हो, उसमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि दशमलव के पहले जितनी भी संख्या हैं उनका अलग तरीके से होगा और इनका अलग तरीके से होगा। जैसे यहाँ देखिए ये 6 है, इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो यहाँ पर 6 केवल 6 होगा, क्योंकि इकाई अंक है। क्या है? इकाई अंक है, तो इसका स्थानीय मान केवल क्या होगा? 6 होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 की, तो ये इकाई के बाद क्या है? दहाई है, तो ये 10 के स्थान पे बैठा है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा? 70 यानी 70 होगा। 6 का हो गया 6,
7 का कोई पूछेगा तो हम 7 का कैसे बताएंगे, तो 7 लिखेंगे और बाकी पीछे जो बचेगा उसके पीछे 0 लगा देंगे। ऐसे ही 8 का कोई पूछेगा तो हम 8 लिखेंगे, बाकी पीछे 2 लोग हैं इनका यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा। ऐसे ही 9 का पूछेगा तो 9 के नीचे 9 लिखेंगे और उसके पीछे जितने लोग बचे वहाँ पर 0 लगा देंगे। तो अब बताइए 6 का स्थानीय मान अगर पूछता है तो 6 का स्थानीय मान क्या है 6, 7 का पूछता है तो 70, 8 का पूछता है 800, 9 का पूछता है 9000। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 800। ऐसे ही 9 का कितना हो जाएगा 9000। लेकिन अब बात यहाँ करते हैं दशमलव के आगे की। दशमलव के आगे की अगर हम बात करते हैं और हमसे पूछ लिया जाए 3 का स्थानीय मान क्या है, तो हम सबसे पहले 3 लिखेंगे और 3 से पहले देखेंगे कि दशमलव जहाँ पर है उस दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद 3 की बात कर रहा तो उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। तो 3 का जो स्थानीय मान निकल के आएगा वो होगा 3/10। ऐसे ही पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 का स्थानीय मान बताने के लिए तरीका क्या है कि 4 को लिखिए ऐसे और 4 से पहले पॉइंट देखिए जो लिखा है पॉइंट के लिए 1 लगाइए, पॉइंट के बाद जो कुछ भी है 2 अंक हैं तो यहाँ पर 2 0 कर दीजिए बस। ऐसे ही 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 2 के नीचे यहाँ पर 2 लिख दीजिए और 2 से पहले देखिए पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पर 1 लिखिए। अब पॉइंट के बाद देखिए 1 2 और इसको लेकर 3 तो इसके नीचे 3 0। इसका मतलब है कि 3 का स्थानीय मान अगर पूछा है तो 3 बटा क्या होगा 10, 4 का है 4/100, 2 का क्या होगा 2/1000। तो ऐसे में यहाँ 4 का स्थानीय मान निकल के आएगा 4/100 और 2 का स्थानीय मान निकल के आएगा 2/1000। तो ये हो गए स्थानीय मान पॉइंट वाले दशमलव वाले। कैसे निकालते हैं तो ये तरीका है। अब आगे की बात करते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको देखते हैं। जैसे लिखा 39.768 में पूछ लिया आपसे कि 6 का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान बताइए। तो आप सबसे पहले 6 को सिलेक्ट करेंगे और 6 के नीचे 6 लिख देंगे, लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लिखने के बाद सबसे पहले जब आपने 6 लिख दिया है, अब उससे पहले देखिए कि दशमलव जहां लगा है उसका मतलब कितना हमने बताया 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है मतलब 2 संख्या है तो 2 0 ऐसे लगा दें। तो 6 का जो स्थानीय मान आएगा 6/100। ऐसे ही मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए 8 का स्थानीय मान बताइए, तो हम सबसे पहले 8 लिखेंगे और 8 से पहले जो दशमलव है उस दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे, उसके बाद की 3 संख्या लिख देंगे इस तरीके से, तो 8 का स्थानीय मान आ जाएगा। ऐसे ही हमसे पूछ ले 9 का स्थानीय मान बताइए तो 9 हो जाएगा, 3 का पूछ ले तो हमारा यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये स्थानीय मान की बात चल रही थी, ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न स्थानीय मान में पूछ ले, जैसे लिखा है, एक मिनट, लिखा है 9768 में 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि 9768 में हमें ये देखना है कि 9768 में सबसे पहले स्थानीय मान किसका पूछा, 6 का। तो हम सबसे पहले 6 को 6 लिख देंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि पीछे कितने अंक हैं, तो पीछे 2 अंक, 6 को लेकर 2 अंक है। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 60, यानी 6 का स्थानीय मान तो 60 आएगा। ये हो गया इसका क्या, स्थानीय मान। अब हमको क्या बताना है, अब हमको उसका क्या बताना है, अंकीय मान। तो 6 का अंकीय मान तो 6 ही होता है, तो इसका अंकीय मान कितना हो गया, अंकीय मान या जातीय मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसके पीछे क्या पूछ रहा है, अंतर बताइए। तो हम क्या करेंगे, 60 में से जब 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 54 यानी 54 बचेगा। ये इसका क्या हो जाएगा,
आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न की बात करते हैं, आगे के प्रश्न की बात करते हैं। मान लीजिए यह प्रश्न लिखा हो 3986 में किस अंक का स्थानीय मान या जातीय मान एक समान है, एक समान है। तो ऑप्शन में दे दिया, पहला ऑप्शन 9 का, दूसरा ऑप्शन 8 का, तीसरा ऑप्शन 6 का, चौथा ऑप्शन 1 का। तो आपको अभी बताया गया था कि स्थानीय मान और जातीय मान किसका समान रहता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान दोनों किसका समान रहता है, तो आप याद कर लीजिए इकाई अंक का। किसका? इकाई अंक का। अगर इकाई अंक का अंकीय मान और जातीय मान समान रहता है तो इसमें इकाई अंक कौन है, यहाँ पर 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जातीय मान अंकीय मान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आगे की बात करते हैं। और अच्छा, चलिए अब दशमलव प्रणाली के अंतर्गत और कई चीजें हैं, जैसे कि सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या आप देखते हैं यहाँ से कि सम्मिश्र संख्या से कैसे प्रश्न होता है। तो देखिए सम्मिश्र संख्या, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक है काल्पनिक संख्या, और एक है वास्तविक संख्या। अच्छा, इन दोनों को पढ़ने से पहले अगर हम बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में एक बात हम यहाँ पर बताए थे आपको, योगात्मक प्रतिलोम। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, योगात्मक प्रतिलोम क्या है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं, पहले योगात्मक प्रतिलोम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा होता है 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम जब पूछेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर यह प्लस का है तो इसे माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका मतलब है -4/5 इसका क्या है? योगात्मक प्रतिलोम है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि 6/5 का -6/5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ ले तो इसका आंसर निकल के आएगा। अगर ये माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा? ये +6/5 हो जाएगा। तो ये योगात्मक प्रतिलोम की बात चल रही है। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं सम्मिश्र संख्या से पहले, इनकी ही बात कर लेते हैं। अब योगात्मक प्रतिलोम कंप्लीट है। अब दूसरी बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो याद रखिए, जैसे 9/8 का आपसे पूछा जाए गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो आपको करना ये होता है कि जो 9/8 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो प्लस माइनस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करके संख्या को पलट देते हैं। यानी कि 9/8 है तो आप लिख देंगे 8/9 और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए इस पे और प्रश्न हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, ध्यान से समझिएगा। दशमलव नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये 2 प्रणाली रह गई थी, इसको हम बता रहे हैं। एक का नाम था योगात्मक और एक का नाम था गुणात्मक। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है -4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो हमने अभी बताया कि जो कुछ भी होगा उसे क्या करेंगे? पलट देंगे, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। तो -4 है, अगर -4 है
तो इसके नीचे हमेशा क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। तो इसका अगर हम व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 4, और अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए -6/7 का हमसे पूछ लिया जाए गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले -6/7 को गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखना है। तो ये बन के आएगा 7/6 और क्या हो जाएगा ये माइनस, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न में अगर हमसे योगात्मक ही पूछ ले तो देख लीजिए, जैसे 5th नंबर की बात करते हैं, लिखा है -5 का योगात्मक प्रतिलोम बता दीजिए, योगात्मक प्रतिलोम बता दीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो -5 है उसे क्या करेंगे, -5 है और उसका योगात्मक प्रतिलोम हमसे पूछा है। तो यहाँ देखिए योगात्मक प्रतिलोम में हमने लिखा है कि 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस का दे रखा है तो -4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा +5, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से योगात्मक पूछ लेता है और गुणात्मक पूछ लेता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट इसका जो है, इसी में सम्मिश्र संख्या जो अभी हमने आपको बताया था। तो सम्मिश्र संख्या को पढ़ने से पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि संख्याओं को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। संख्याओं को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अगर कोई पूछता है कि संख्याओं को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा दोस्त, काल्पनिक संख्या एक होती है और एक होती है आपकी कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। एक होती है काल्पनिक संख्या और एक होती है वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं। तो इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले यह समझिए, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या का जो मिलकर जो रूप बनता है उसी को हम प्यार से सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, तो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब बात यहाँ पर जो चल रही है वो बात किसकी चल रही है, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा काल्पनिक संख्या की चल रही है। आखिर में काल्पनिक संख्या है क्या, तो सुनिए, काल्पनिक संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि काल्पनिक संख्या को याद रखिएगा I से प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, दुनिया में कोई भी संख्या काल्पनिक नहीं होती। दुनिया में कोई भी संख्या काल्पनिक नहीं होती, लेकिन व्यक्ति द्वारा किसी संख्या का ऋणात्मक रूट, व्यक्ति द्वारा किसी संख्या का ऋणात्मक रूट लिखा जाए तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, भी समझ जाएंगे। काल्पनिक संख्या को रट्टा नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। जैसे √2। पहली बात तो √2 एक संख्या जो है ये वास्तविक संख्या है। अगर ये वास्तविक संख्या है तो इसे हम काल्पनिक कैसे बनाएं। इसे हम वास्तविक संख्या है
इसे हम काल्पनिक कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी वास्तविक संख्या को आपने ऐसे लिखा, लिखने के बाद अगर आपने माइनस ऐसे लगा दिया तो यह संख्या काल्पनिक बन जाएगी। यानी कि कोई भी रियल नंबर है और उसे हम काल्पनिक बनाना चाहते हैं तो हमें केवल माइनस लगाना होगा, लेकिन रूट के साथ में। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यह एक काल्पनिक संख्या है। यह एक कैसी संख्या है? यह एक काल्पनिक संख्या है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हाँ ये काल्पनिक संख्या है और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, तो देखिए यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। √5 लिखा है और इसका काल्पनिक बनाना है, तो √5 को √5 लिख दीजिए और यहाँ पर एक माइनस का निशान लगा दीजिए और यह काल्पनिक संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं हो सकता। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए √6 लिखा है, इसका काल्पनिक बनाना है तो 6 लिख दीजिए और निशान काहे का लगा दीजिए? माइनस का, और यह काल्पनिक संख्या बन जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पर काल्पनिक संख्या पर आधारित ही प्रश्न की बात करेंगे और काल्पनिक संख्या के और क्या क्या हैं नियम, वो बात करते हैं। तो 2 नियम यहाँ हो चुके हैं, तीसरे की बात हम यहाँ कर रहे हैं। काल्पनिक संख्या की जानकारी, काल्पनिक संख्या की जानकारी यूलर नामक वैज्ञानिक ने दिया। इन्होंने काल्पनिक संख्या को आई से प्रदर्शित किया और आई बराबर आईओटा बताया। फोर्थ, इन्होंने आई बराबर √-1 इसका मान बताया। तो काल्पनिक संख्या पर जो प्रश्न बनते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझ लीजिएगा कि आई के जो है 4 मान होते हैं और हर 4 मान के बाद 5वां मान फिर से रिपीट हो जाता है। तो आई के 4 मान कम से कम हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम काल्पनिक संख्या पर ही प्रश्न उठाते हैं और काल्पनिक संख्या की बातें करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखना है, चलिए हम अगले पेज पे देखते हैं इसे। सबसे पहले याद रखिए, काल्पनिक संख्या पर आधारित प्रश्न पेपर में कैसे आते हैं। तो सुनिए, काल्पनिक संख्या पर आधारित प्रश्न पेपर में आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं तो यह समझिए। सबसे पहले यहाँ पर एक नियम है, उस नियम को पहले समझ लेते हैं कि आई के 4 मान होते हैं। पहला मान होता है आई बराबर √-1, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा मान होता है i², तीसरा मान होता है i³, चौथा मान होता है i4। तो अब यहाँ समझिए कि i बराबर अगर √-1 है तो i का जो दूसरा मान है वो i² कैसे निकलेगा। तो हम आपको यहाँ रफ कार्य बता दें कि i बराबर अगर √-1 है तो इधर लेफ्ट में जो संख्या i दिया इसका वर्ग कर दीजिए, जो राइट में है उसका वर्ग कर दीजिए, जिससे क्या होगा i² निकल जाएगा और i² का मान इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा और -1 हो जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा -1। लेकिन अगर iq का मान कोई पूछे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि i² में अगर आपको i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और i² का मान आपने निकाल रखा है पहले से -1 और i का जो मान है वो यहाँ से देख लीजिए i बराबर √-1 है, तो यहाँ पर √-1 होगा। तो इसका जब गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये √-1 हो जाएगा और 1 का मतलब यहाँ पर i होता है। तो iq का मान -i है। चौथे नंबर की बात करते हैं कि i4 कैसे निकालें।
तो I4 निकालने के लिए सबसे पहला उपाय है कि आई स्क्वायर बराबर कितना होता है -1। तो अगर हम आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें और -1 का भी होल स्क्वायर कर दें तो अब क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये I4 हो जाएगा। और -1 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये प्लस का 1 है, तो I4 बराबर 1 आता है। अगर आप मान याद नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हमें 4 मान तो पता होना चाहिए। I5 का कोई योगदान नहीं है, केवल और केवल I1, I2, I3, I4 के इतने मान होते हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है अभी हम बता रहे हैं। I बराबर √-1 होता है, I स्क्वायर बराबर -1 होता है, I क्यूब बराबर -I होता है, I4 बराबर 1 होता है। अब यह समझिए कि इसमें कैसे प्रश्न पूछा कैसे जाता है। मान लीजिए I की घात 1977 का मान पूछ लिए, तो अब यह समझिए कैसे इसको हल करेंगे। I बराबर 1977 पूछ रहा है। अब 1977 में 4 संख्या 1977 है। हमें याद रखना है कि I के 4 मान होते हैं, I5 भी, I5, 6, 7, 8 अगर कुछ भी पूछता है तो वो रिपीट हो जाता है, इसलिए हमेशा याद रखना है कि 4 मान होते हैं और 4 मान होते हैं। इस वजह से 4 संख्या के बाद वो संख्या रिपीट होती है, इसलिए हमें 4 से भाग करना होता है। तो 1977 है तो 4 से विभाजता का नियम याद होना चाहिए कि 4 से विभाजता का नियम है कि लास्ट के अंत के 2 अंक किससे कट जाएं, 4 से कट जाएं। तो यहाँ पर 1977 में पूरा 1977 लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल कहानी है। 1900 को कट कर दीजिए, 19 को कट कर दीजिए, 77 बचा। इस 77 को आप जो है 4 से भाग करेंगे। सबसे पहले किससे भाग करेंगे, 4 से। अब जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 7 है, 4 एकम 4, इसमें कितना बच गया, तो यहाँ 3 बच गया, यह 37 हो गया। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 37 हो, 4 9 36, यानी कि यहाँ पर जो शेष बचा वो एक शेष आया। एक शेष का मतलब है कि यहाँ पर I1 आया, और I1 का मान कितना होता है, √-1 होता है, और यही इसका क्या है, आंसर है। अब इस भाग को चेक कर लीजिएगा, सही है। पहला प्रश्न हो गया। मान लीजिए I की घात 76 है, 76, अभी रुक जाइए, इसको भी समझाते हैं। पहले ये समझिए कि I की घात 41 है और I41 का हमसे पूछ लिया मान। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले 41 लिखना है, और 41 को हमें किससे कट करना है, 4 से। जब हम इसको 4 से कट करेंगे तो 4 दाने 40, यानी कि 1 बचेगा। तो यहाँ पर I1, फिर I1 आ गया तो I1 बराबर -1 आ गया। ये आपने 2 प्रश्न देखे। अभी आप इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न हम करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है तीसरा, I19 लिखा है। आप सबसे पहले का इसका मान बताना है, तो आप यहाँ से 2 ही अंक हैं तो 2 ही अंक लेंगे, और उसको किससे भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे। अब 4 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16, ये कट जाएगा। इसमें शेष अगर देखा जाए तो कितना शेष बचा, तो 3 शेष बचा। अब 3 शेष बचा तो I3 बताना है, और I3 का मान कितना होता है, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, -I, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। फिर आप कहेंगे कि नहीं समझ में आया, तो अब देखिए, तो फिर से समझाते हैं आपको, 1 मिनट फिर से समझाते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर की बात करते हैं, तो I की घात 1771 लिखा है। I की घात 1771 का क्या पूछ लिया हमसे, मान पूछ लिया। तो हमें आगे के अंक से मतलब नहीं है, पीछे के 2 अंक उठाइए 71 और उसको किससे भाग कर दीजिए, 4 से। जैसे आप 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 31 आया। 4 का पहाड़ा पढ़िए 31 हो, तो 4 7 28, 29 30 31, 28 29 30 31, शेष कितना बचा, 3। अब 3 बचा तो हमें I3 बताना है, और I3 का मान हमेशा याद रखिए क्या होता है, -I। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर हम 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पेपर में आ गया I की घात 44 का मान बताइए, और आप जानते हैं कि 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा कट जाएगा, और शेष हमारा क्या बचेगा, 0। तो जब 0 शेष बचे तो याद रखिएगा, 0 शेष बचे तो 0 ना लिखकर उसकी जगह पर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4। तो यहाँ पर देखिए I4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये पूरा अगर कट जाए तो यहाँ पर कोई पूछे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप हमेशा 1 बताएंगे। जैसे दूसरा
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए i की घात 76 है, 76 का क्या बताना है, मान बताना है। अब 76 को हम अगर 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 3 बचता है, 36 हुआ, 4 नम 36, शेष हमारा क्या आ गया 0। अब 0 बचा तो 0 ना लिखकर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 4 और i4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे i4, और i4 का मान क्या होता है 1, तो i76 का मान क्या आएगा 1 आएगा। तो वह सभी संख्या जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कट जाए, तो उनका हमेशा i4 मान मानेंगे और i4 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, आगे बात करते हैं, इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काल्पनिक संख्या पर ही प्रश्न चल रहा है और काल्पनिक संख्या पे और भी प्रश्न इसमें देखिए। मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन काल्पनिक संख्या पे पूछ ले, अंडर रूट -36 का मान बताइए, और यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा हो 6, दूसरा ऑप्शन -6, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6 प्लस माइनस, और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो 6i लिखा हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यह याद रखना है कि माइनस अंडर रूट के अंदर है तो कभी भी आंसर इसका हल नहीं हो सकता। लेकिन काल्पनिक संख्या को हल करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, -36 में से अंडर रूट -1 को बाहर ले लेते हैं कॉमन के रूप में, इस तरीके से, और गुणे का निशान लगा के 36 को ऐसे लिखकर इसके साथ में रूट लगा देते हैं। अब यह देखिए कि 36 है और माइनस के साथ में है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, -1 को बाहर ले लिया और बाकी 36 को हमने दूसरे साइड में कर दिया। अब 36 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो क्या होगा 6, और -1 जो है अंडर रूट -1 ये किसका मान होता है, तो यहाँ पर देखिए कि i बराबर अंडर रूट -1 लिखा जाता है। तो ऐसी दशा में जहाँ पर अंडर रूट -1 है वहाँ पर हम i लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, तो i आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा 6i। अब दूसरा सवाल आप करेंगे, आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लीजिए पूछ ले ऐसे, ये एग्जाम्पल है, अंडर रूट -25 का मान बताइए। ऑप्शन में फिर वही है 5 है, ऑप्शन में -5 है, +-5 है, डी नंबर 5i है। तो आप समझ गए होंगे कि 25 का जो वर्गमूल होगा वो तो 5 होगा, लेकिन अंडर रूट -1 का वर्गमूल जब हम निकाल रहे होंगे तो उसका मान i हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 5i। तो काल्पनिक संख्याओं पर जो भी प्रश्न होगा वो i के रूप में दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात अगले क्वेश्चन की करते हैं, तो अंडर रूट -49 का मान बताइए। तो आप समझ गए होंगे कि 7 का वर्गमूल होता है और अंडर रूट माइनस लिखा है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा i, ये हो जाएगा 7i। ऐसे ही बात करते हैं अंडर रूट 121 लेकिन माइनस के साथ में है, तो 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है, और यहाँ पर लगा देंगे i, और इस तरीके से काल्पनिक संख्या पर प्रश्न बनता है और ये इसका इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हो गई पूरी बात आपकी काल्पनिक संख्या। अब हम बात जो भी करेंगे वो बात करेंगे वास्तविक संख्या की, लेकिन दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा। ओके।